हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं मैट्रिसेस का टॉपिक जो ले रहा हूँ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक्चुअली मैं पहले तो ये जान लो कि मैट्रिस सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की हेल्प से सॉल्व क्यों कर रहे हैं। उसका रीजन है बेटे, अगर आपने प्लस टू लेवल के पहले भी कभी भी पढ़ाई की हो तो जब भी कभी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए होते थे तो आप याद करिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास होते थे, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ। हम इजली सॉल्व कर लेते थे, एक वेरिएबल एलिमिनेट करते थे, ठीक है, और फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे। अब मान लीजिए यहीं पे ए वन जेड लग जाए, तीन वेरिएबल हो जाए, तीन इक्वेशन हो जाए, ए टू जेड लग जाए, ए थ्री जेड प्लस ऐसे ही करके तीन वेरिएबल तीन इक्वेशंस, तो भी एक बार सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ये वेरिएबल्स की संख्या और अननोन और इक्वेशंस की संख्या बढ़ जाए तो एल्जेब्रा हमें दिक्कत करती है सॉल्व करने में। और मजे की बात है, मान लो चार इक्वेशन चार अननोन है, चार इक्वेशन और चार अननोन है, आपने बहुत मेहनत करी और लास्ट में जाके पता क्या चला कि सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, यानी सिस्टम का सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फ्रस्ट्रेशन होती थी। इस वजह से मैट्रिसेस की हेल्प से हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड निकाला। दूसरा, इसका एक फायदा है, ये जो मेथड आपको पढ़ाया जा रहा है इसकी आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अब इसका जो पहला टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं वो है, इसमें दो टॉपिक हैं, एक है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दूसरा है नॉन होमोजीनियस, सॉरी ये तो लिखा हुआ था, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास दो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। फर्स्ट वन इज नॉन होमोजीनियस, सेकंड वन इज होमोजीनियस। अभी मैं जब नॉन होमोजीनियस पढ़ाऊंगा बताऊंगा उसी में मैं बता दूंगा कि होमोजीनियस किसको कहते हैं, नॉन होमोजीनियस किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लीजिए कंसीडर, हमने कंसीडर किया ए सिस्टम ऑफ एम इक्वेशंस इन एन अननोन्स। मान लीजिए एन अननोन्स का मतलब क्या हुआ, x1 x2 अप टू xn, ये एन अननोन्स हैं जिनकी वैल्यू हमको निकालनी होगी और हमारे पास इक्वेशंस कितनी n। तो कैसा सिस्टम बनेगा बेटे, a11 x1 प्लस, मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, a12 x2 प्लस, जिससे समझने में आसानी हो जाएगी, a1n xn, x1 x2 xn अननोन्स है, ठीक है, और a1 a जितने भी हैं वो आपके क्या हैं, वो कांस्टेंट्स हैं, x1 plus a22 x2 plus and so on a2n xn is equals to b2। m इक्वेशंस हैं, am1 x1 plus am2 x2 plus and so on amn xn is equal to bm, क्योंकि m इक्वेशंस है, ठीक है। अब ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बेटे, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। द मैट्रिक्स फॉर्म कैसे, अभी दिखाता हूं। द मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल टू b इज, अगर आप इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, देखो अगर तुम ये लिख दो, ये जितने वेरिएबल्स हैं x1 x2 जो आपको निकालने हैं, जो अननोन्स हैं, इनको एक कॉलम बना दो, राइट हैंड को दूसरा कॉलम बना दो, b1 b2 अप टू bm, और यहां पे लिख दो a11 a12 अप टू a1n, a21 a22 अप टू a2n, ऐसे ही am1 am2 अप टू am। तो देखो जरा बेटे, ये हो गई मैट्रिक्स A, ये हो गई आपकी X, ये हो गई B। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमको बताया गया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो अगर आप यहाँ पर इस पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आएगा। अगर लेफ्ट हैंड का प्रोडक्ट मैं बनाऊं तो लेफ्ट हैंड का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से भाई, ये m बाई n की मैट्रिक्स है और ये n बाई 1 की मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, m बाई 1। तो जो प्रोडक्ट रिजल्ट आएगा m रोज और 1 कॉलम,
तो जो पहला कॉलम होगा इसका वो क्या बनेगा, A11X1, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट A12X2, देखो A1nXn, इस फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा। और राइट हैंड में क्या है, इज इक्वल टू B1। अब आपको पढ़ाया गया था कि अगर दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन लगा है तो उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो देखो दिस इक्वल टू B1, आ गया ये इक्वेशन, आगे बात समझ में। इस तरीके से हम लोगों ने बनाया है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, हम बार बार तो ये सब काम करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमको इक्वेशन दी गई होगी, हम उस इक्वेशन को, हम उस इक्वेशन में क्या करेंगे, जो हमको इक्वेशन दी गई है, 1 मिनट बेटे, हाँ, जो हमको इक्वेशन दी गई उस इक्वेशन में जैसे आपको ये पूरा सिस्टम दिया गया है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाले, इनको एक कॉलम में लिखो, x1 x2 xn, राइट हैंड को एक कॉलम में लिखो, और जितने भी x के कॉफिशिएंट हैं, पहली इक्वेशन के कॉफिशिएंट पहली रो, दूसरी इक्वेशन के कॉफिशिएंट दूसरी रो, ऐसे तीसरी इक्वेशन के कॉफिशिएंट तीसरी रो। तो चूंकि ये कॉफिशिएंट की वजह से बनी हुई है, तो ये जो मैट्रिक्स ए है बेटे, इसका नाम होता है कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। आगे बात समझ में। और ये जो मैट्रिक्स एक्स है, इसका नाम होता है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। और जो बी है, इसका नाम होता है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। बस तैयार हो गई आपकी मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट्स। आगे बात समझ में। अब मैंने बताया था नॉन होमोजीनियस क्यों कहते हैं। अगर राइट हैंड पे वैल्यूज हैं तो नॉन होमोजीनियस, और राइट हैंड की सारी वैल्यूज अगर जीरो हो जाए तो यही आपकी होमोजीनियस कहलाएगी। तो सबसे पहले हम नॉन होमोजीनियस पढ़ेंगे, उसके बाद होमोजीनियस पढ़ेंगे। इसमें एक नई चीज आपके पास आएगी, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसके बारे में जानो ये क्या होती है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बेटे सी से डिनोट होती है, और चूंकि इसका इसमें मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को हम ऑगमेंट कर देते हैं, इस वजह से इस मैट्रिक्स का नाम होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और सी से डिनोट की जाती है। अगली बात समझ में। अब हमें पढ़ना है कि इसमें, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो कैसे करेगा, वो सब हमें देखना है। तो सबसे पहले अब अपन लिखेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, ये आपको दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा बेटे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया जाएगा आपको। आपको अभी मैंने ए और सी बताया था ना, ये देखो, सी मैट्रिक्स क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है बेटे, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी निकालना है, फाइंड। अब जैसे ही आप निकाल लोगे तो आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। पहली पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये होगी बेटे कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी नॉट इक्वल टू हो, ये दोनों बराबर नहीं हो। तो उस केस में आप क्या कहोगे, सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, यानी दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सिस्टम आपका इनकॉन्सिस्टेंट है तो इसका मतलब हुआ कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी आपके सामने क्या आएगी बेटे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, ए की रैंक और सी की रैंक बराबर हो जाए। तो यहां पर आपके सामने फिर से दो पॉसिबिलिटीज आएंगी बेटे। पहली पॉसिबिलिटी ये आएगी कि रैंक ऑफ ए जो आपकी रैंक ऑफ सी के बराबर है, और चूंकि एन नंबर ऑफ अननोन्स हैं उसके बराबर है। अभी पीछे डिस्कस किए है ना, एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स, एन अननोन्स है, तो ए सी के बराबर हो और नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, ए की रैंक सी के रैंक के बराबर तो है लेकिन अननोन से कम है। तो
अगर ए की रैंक सी की रैंक के बराबर है और अननोन्स के बराबर है, तो यहां पे आप क्या कहोगे? अ, थोड़ा सा ग्राफ बिगड़ गया मेरा, एक सेकेंड, इसको मुझे मिटा देने दो, फिर मैं आगे बॉक्स बनाऊंगा। वो चीज मैंने नहीं लिखी यहाँ पे। अगर ए की रैंक और सी की रैंक बराबर है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। पहली पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या आएगी तुम्हारे सामने बेटे? ए की रैंक और सी की रैंक बराबर है और अननोन्स के बराबर है। और दूसरी पॉसिबिलिटी आएगी, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या आई आपके पास? ए की रैंक और सी की रैंक बराबर है और नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है। दूसरी पॉसिबिलिटी, ए की रैंक सी की रैंक के बराबर है लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम है। उस केस में आप क्या कहोगे बेटे? उस केस में आप बोलोगे कि वी हैव या सिस्टम विल हैव यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। और इस केस में अगर नंबर ऑफ अननोन से कम है तो आप बोलोगे वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बात समझ में आ गई होगी आपको इस ग्राफ से। चलिए अब हम सीधे न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल लेता हूं। सॉल्व 2x minus 5 plus 3z equals to 8, comma minus x plus 2y plus z equals to 4, 3x plus y minus 4z इक्वस टू 0। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे बेटे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट -1 है, तो जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? गिवन इक्वेशंस आर गिवन, इससे मेरा एक स्टेप बच जाएगा। इक्वेशंस आर -x, इसको मैं पहले नंबर पे लिखूंगा, प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। दूसरे नंबर पे 2x बिल्कुल एक के नीचे एक लिखना है ताकि हमसे मिस्टेक ना हो, जेड इक्वल टू 8। और तीसरी इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू 0। हमेशा एक एक के नीचे एक लिखेंगे। उसके बाद अगली लाइन, द मैट्रिक्स फॉर्म, सॉरी, द मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल टू b इज, आपको क्या बताया था बेटे? सबसे पहला काम एक्स वाई जेड लिखो, एक्स वाई जेड, राइट हैंड में लिखो 4 8 0। इधर -1 साइन के साथ कॉपी करना है, 2 1, बिल्कुल जो प्लस माइनस का ध्यान रखना, ये कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट प्लस माइनस मिस कर देता है लिखने में। 3 1 -4, दैट इज योर ए, दैट वन इज योर एक्स, दैट वन इज बी। ये लिखा आपने। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे आपको लिखना है सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C इज इक्वल टू ए में बी को ऑगमेंट कर देना है। अब आप ये कहोगे बेटे कि मैं सी की रैंक अलग निकालूं, ए की रैंक अलग निकालूं? बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ सी की रैंक निकालेंगे और ए की रैंक उसी के अंदर छिपी हुई है। अगर आप पीछे का कॉन्सेप्ट आपने देखा हो तो आप परेशान हो गए यार, दो दो रैंक निकालनी है। नहीं यार, आप सी की रैंक निकालो, क्योंकि सी के अंदर तो ए छिपा हुआ है ना। ठीक, तो हम सी की रैंक से ए की रैंक ढूंढ लेंगे। तो सी इज इक्वल टू -1 2 3 2 -1 1 1 3 -4, सॉरी डॉटेड लाइन बननी थी यहाँ पे, मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी। डॉटेड लाइन बी को ऑगमेंट कर दीजिए, 4 8 0।
क्या बताया गया था आपको रैंक निकालते समय कि सबसे पहला काम A11 के नीचे जीरो करना है। ऑपरेशंस आपके क्या होंगे, यानी R2 के पहले एलिमेंट को जीरो करना है R1 की हेल्प से, R2 माइन प्लस 2R1, और R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 3R1। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो रैंक वाला भी वीडियो फिर से देखिए, वहां बहुत अच्छे से सिखाया मैंने। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया बेटे -1 2 1 डॉटेड लाइन 4 2 प्लस 2 0 -1 प्लस 4 3 3 प्लस 2 5 8 प्लस 8 16। फिर अगला ऑपरेशन R3 को इसको जीरो करने के लिए मैंने लिखा R3 प्लस 3R1, तो ये जीरो हो गया। 1 प्लस 6 3 टू जा 6 7 -4 प्लस 3 -1 0 प्लस 4 12 12 3 4 जा 12। ठीक, अब बेटे क्या बताया था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, A22 के नीचे जीरो करना है। अब मैं डायरेक्टली जीरो कर रहा हूँ क्योंकि दो ही जगह पे तो कैलकुलेशन करनी है, तो वन बनाने की झंझट नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा रफ का काम करेंगे। R3 इज इक्वल टू, इस 3 को 7 बनाना है, तो ये 3 कैसे 7 बनेगा, R3 माइनस 3 को 7 बनाने के लिए उसको 7/3 से मल्टीप्लाई कर दो। R2 भाई A22 के नीचे जीरो कर रहे हैं ना, तो R2 की हेल्प से R3 के इस एलिमेंट को जीरो करना है, तो ये 7 है, तो 3 को 7 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 7/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे मैं रफ का इस्तेमाल करूंगा, अपने आप को हम ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड होने जा रही है। कोई बात नहीं, अपन रफ उठाई, रफली R3 लिखो, यहीं पे लिख रहा हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा। R3 क्या है, 0 7 -1 12, क्या लिखा है 7/3 R2, 0 7 35/3, और 16 7 जब 112 साइन किसका लगाया है, यहाँ पे देखो माइनस का, माइनस 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 माइनस, बी केयरफुल। 0 7 माइनस 0 7 माइनस 7 0, 35 और 3 3 1 जा 3, यानी -38/3, और माइनस का 112 और प्लस का 36, तो माइनस का 112 और प्लस का 36, तो यानी क्या हो गया 6 और 7 -76/3। ठीक, अब कॉपी कर दो यहाँ पे, R1 पहले लिख दो 1 2 1 4, इधर लिख दो 0 3 5 16, इधर लिख दो 0 0 -38/3। ठीक, और ये हो गया बेटे -76/3। हो गया काम आपका, ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं, अगर कहीं कोई मिस्टेक होगी तो इसमें मिस्टेक में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, फाइनल में जो आंसर आएगा उसको किसी क्वेश्चन में रख देंगे। अगर वेरीफाई हो गई तो हम सही हैं, नहीं वेरीफाई तो हम वापस आके, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है अपने, काम तो हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन चेक करनी होगी। चलिए, अब बेटा ए की रैंक और सी की रैंक देखनी है, जरा बताना मुझे। ए की रैंक के लिए पहले सी की रैंक बताओ, ये पूरी पूरी मैट्रिक्स सी है ना, पहली रो नॉन जीरो, दूसरी नॉन जीरो, तीसरी नॉन जीरो, तो सी की रैंक हो गई 3। अब डॉटेड लाइन के सिर्फ इधर देखो, डॉटेड लाइन के इधर भी 3 नॉन जीरो रोज है, तीनों रोज में कोई ना कोई एलिमेंट है, यानी ए की रैंक भी 3 और सी की रैंक भी 3। बस लिख दो हियर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3। और यार अननोन्स कितने हैं, अगर आप ध्यान से देखो अननोन्स कितने हैं, 1 2 3, तो यार ये तो इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स हो गई। अननोन्स यानी जैसे ही ए की और सी की रैंक बराबर आई, तुमने डिसीजन ले लिया ए की रैंक और सी की रैंक बराबर आते ही आप लिखोगे हेंस सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। ठीक, जैसे ही ए की रैंक और सी की रैंक बराबर है, अब जैसे ही वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ गई, कितनी है 3 है और 3 अननोन है, तो आप बोलोगे एंड विल हैव
यूनिक सोल्यूशन। आगे बात समझ में, विल हैव यूनिक सोल्यूशन। चलिए, अब आपको नाउ इक्वेशंस बिकम, अब मेन मेन खेल है इस पूरे सिस्टम को, जो मैट्रिक्स फॉर्म में आपने पूरा काम किया, अब इसको इक्वेशन फॉर्म पे लिखना है। तो नाउ इक्वेशंस बिकम, इक्वेशंस बिकम्स, इक्वेशन क्या होगी, अब इक्वेशन कैसे आपको लिखनी है वो देखिए बेटे, ध्यान रखना। पहली रो के हर एलिमेंट को x मल्टीप्लाई करना, सॉरी पहले कॉलम के हर एलिमेंट को x से, दूसरे कॉलम के हर एलिमेंट को y से, तीसरे कॉलम के हर एलिमेंट को z से मल्टीप्लाई करना है, बस। उसी के बाद आप इक्वेशंस लिख दोगे। अब चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ज्यादा यहाँ पे हौच पौच नहीं करते हैं, नहीं आप परेशान हो जाओगे। तो देखो, -x + 2y + z = 4, ठीक। तो हमारी पहली इक्वेशन बनी -x + 2y + z = 4। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1। वापस चलो भाई, 0x + 3y यानी 3y + 5z = 16, 3y + 5z = 16, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। चलो थर्ड रो में आओ, 0 0 -38/3z = 76 माइनस का, -38/3z = -76/3। अब उल्टा चलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने के बाद। अब आपको क्या लिखना है, इक्वेशन 3 गिव्स, क्या देगा बेटे, z = -76/-38 यानी = 2। z की वैल्यू उठा के रख लो, 3 से 3 कैंसिल हो गए ना। अब z की ये वैल्यू वापस आओ 2 में, दैट इज नोन एज बैक सब्स्टिट्यूशन। अब आप बैक सब्स्टिट्यूट करते रहोगे वैल्यू, हेंस बाई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में आया 3y + 5 × 2 = 16। So this implies 3y = 16 - 10 = 6. So this implies y = 2। चलिए, अब हेंस बाई 1, हेंस बाई इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है, y और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देनी है। तो -x + 2 × 2 + 2 = 4, ठीक। तो 4 से 4 कैंसिल, सो दिस इंप्लाइज x = 2। ये लीजिए, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 2। अब आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया, आंसर x = 2, y = 2 एंड z = 2। अब हमें चेक करना है आंसर सही है कि गलत है। चलते हैं, ये रहो पहली इक्वेशन तुम्हारी दी गई है, ये रही नंबर 1, इसी पे रख दो, या नंबर 1 तो यहाँ पे है, नंबर 3 ले लो, 3x + 4y - 4z, 3x + y - 4z। रफ में लिखा कहीं पे 3x + y - 4z = 0 लिखा इक्वेशन। रख के देखो जरा, 3 × 2 + 2 - 4 × 2, 6 + 2 - 8, यस, दैट मीन्स वी आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व 2x + 4y - z = 9, 3x - y + 5z = 5, 8x + 2y + 9z = 19। अब आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए भाई, यहाँ पे तो कहीं 1 नहीं है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 1 नहीं है। चलो, अब तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। सोल्यूशन, गिवन इक्वेशंस आर, वही जैसे पहले बताया था, x के नीचे x लिखना, ठीक है। इक्वेशंस आर 2x + 4y - z = 9, 3x - y + 5z = 5, 8x + 2y + 9z = 90। The matrix form
द मैट्रिक्स फॉर्म AX इक्वल्स टू B इज, आप अब तो सीख गए होगे, 2 3 8, ये x वाले, 4 - 1 2 y वाले, 4 - 1 2, अब z वाले -1 5 9। इसी वजह से मैंने कहा है कि एक के नीचे एक लिखना होता है। उसके बाद अगले कॉलम में x y z कॉपी कर दो, इज इक्वल टू 9 5 19। बस ये ध्यान रखना बेटे, इंक्रीज कॉपी करते समय गलती मत करना, बहुत अगर एक मिस्टेक हुई तो पूरा आपकी मेहनत बेकार हो जानी है। बस ये इस बात का विशेष ख्याल रहे, ठीक है ना। अब लिखना है आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, ए में बी को ऑगमेंट करना है। चलिए साहब, तो C इज इक्वल टू 2 3 8 4 -1 2 -1 5 9, डॉटेड लाइन 9 5 19। अब बेटा हमारे पास असली काम तो अब चालू हुआ। वो असली काम क्या है? वो असली काम ये है कि अब आपको इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है रैंक निकालने के लिए। तो चलिए साहब, तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया था? मैंने क्या बताया था आपको? A11 के नीचे जीरो करना, यानी इसके नीचे जीरो करना, लेकिन ये 2 है, नीचे 3 8 है, तो मैं पहले 2 को 1 बनाऊं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 2 1 मुझे दिख रहा है, साथ साथ R1 R में R2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2 - 3 -1 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया बेटे, R1 इज इक्वल टू R1 - R2 कर दिया। तो इससे मुझे फायदा क्या मिलेगा? मुझे फर्स्ट उसमें -1 5 -6, ठीक, 4 1 5 -1 -5 और 9 - 5 4, डॉटेड लाइन पहले खींच देते हैं, ठीक। अब एज इट इज लिख दो, 3 -1 5 5 8 2 9 19। अब अगला ऑपरेशन बेटे, अब वही हमारा A11 के नीचे जीरो, अब हमारा A11 -1 बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? A11 के नीचे जीरो करना है, तो यानी R2 की बात करते हैं। तो 3 को जीरो करने के लिए मैंने क्या किया, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 3R1, तो R2 जीरो हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, R1 तो एज इट इज कॉपी कर दो, -1 5 -6 4। अब रफ का इस्तेमाल होना है, क्योंकि अब बहुत जल्द देखते हैं, अगर आसानी से कर सकते हैं तो रफ नहीं लगेंगे। 3 + 3 जीरो दिख रहा है, -1, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। तो जब कंफ्यूजन लग रहा है तो अपन क्या करेंगे बेटे, क्यों अपन अपने आप को परेशान करें? यहाँ पे लिखो R2 3 -1 5 5, 3R1 लिख दो यार, -3 3 5 15 18 12, साइन कह का लिया, प्लस का लिया ना, तो 0 14 -13 17, कॉपी कर दो, ठीक, 0 14 -13 17, हो गया कॉपी। चलो, अब अगला ऑपरेशन क्या था बेटे? अब इस 8 को जीरो करना है, तो हमारा ऑपरेशन बना R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 8R1। अगेन फिर से अपन R3 कॉपी करो, 8 2 9 19, 8R1 लिखो रफ में, -8 40 -48 32, ठीक, क्लियर। तो ये क्या हो गया, 0 42 -39 51, लिख दो यहाँ पे, रफ में करने से मिस्टेक नहीं होगी। 0 42 -39 51। चलिए, अब अगला स्टेप क्या होता था, याद है आपको? ए 2 के नीचे जीरो करना है, यानी R2 की हेल्प से R3 के इस एलिमेंट को जीरो करना है। तो 14 3 42, ऑपरेशन मैंने यूज किया,
R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R2। ठीक, चलिए आते हैं R1 R2 तो एज इट इज कॉपी कर दो, -1, अरे डॉटेड लाइन नहीं लगाई यहाँ पे, -1 5 -6 4 0 14 -13 17 0 14 3 जा 42 0 13 3 जा 39 0 17 3 जा 51 0। ये लीजिए सब, आपकी नई मैट्रिक्स तैयार हो गई। इधर जरा मिटा देते हैं। अब आपको ए की रैंक और सी की रैंक लिखनी है। तो अब जरा मैं फिर से पूरी की पूरी मैट्रिक्स देखो, पहली रो नॉन जीरो, दूसरी रो नॉन जीरो, तीसरी रो जीरो। दोनों ही केस में चाहे डॉटेड लाइन के इधर देखो चाहे डॉटेड पूरी पूरी मैट्रिक्स देखो, ए की रैंक भी 2 है और सी की रैंक भी 2 है। तो अब आप लिख दीजिए हियर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 2। और बेटा अननोन्स कितने हैं तुम्हारे पास? 3, एक्स वाई और जेड, लेस देन 3 ब्रैकेट में नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन्स बस। तो हेंस सिस्टम इज consistent, system is consistent and will have infinite solution। अब वो कैसे निकालोगे? उसको निकालने के लिए बेटा क्या करना होता है आपको? ए की रैंक ए और सी की रैंक कितनी है? ए और सी की रैंक जरा ध्यान से देखो कितनी है? 2। ए और सी की रैंक है 2। ठीक, और अननोन कितने हैं? अननोन है 3, अननोन है 3, यानी एन है 3। अब देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, इंक चेंज कर देता हूं। हियर अननोन है 3 और रैंक कितनी है? 2। सो वी हैव सो वी हैव n minus r is equal to 3 minus 2 is equal to 1 variable as a free variable। बस ये ध्यान रखना, एक वेरिएबल फ्री हो गया। अब वो तुम्हारी इच्छा है उस किस वेरिएबल को, एक्स को फ्री कर रहे हो कि वाई को कि जेड को? किसी एक वेरिएबल को फ्री किया, उसको तुमने वैल्यू असाइन कर दी। चाहे एक्स को फ्री ले लो, चाहे वाई को फ्री कर दो, चाहे जेड को फ्री कर दो, एक वेरिएबल फ्री हो गया। ठीक, अब आते हैं नाउ इक्वेशंस आर, नाउ इक्वेशंस आर, बताया था ना, पहले नंबर पहले कॉलम को एक्स से, दूसरे को वाई से, तीसरे को जेड से। -x प्लस 5y माइनस 6z इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1। 0x 14y माइनस 13z इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने एक वेरिएबल को फ्री कहा ना, तो y या z में से किसी को फ्री कर दो। तो जिसको भी फ्री वेरिएबल अपन लेट करेंगे, जिसको भी फ्री वेरिएबल लेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे z को फ्री कर दिया, तो लेट z इक्वल टू k। अब हमारी इच्छा है हम z को कोई वैल्यू दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया z इक्वल टू k। सो बाई 2, सो बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या हो गया बेटे? 14y माइनस 13k is equal to 17। So this implies y is equal to 17 plus 13k अपॉन 14। ये लीजिए y की वैल्यू आ गई। अब x, z और y की वैल्यू 1 में रख दो। Hence by equation 1 माइनस x इतना था प्लस 5y
+5 +5 17 +13 के /14। एक बार चेक कर लूं मैं। हाँ, और जेड की वैल्यू के है, और क्या था यहाँ पे -6 जेड। -6 के इज इक्वल टू, राइट हैंड में क्या था, 1 में 4। बस इसको सिंप्लीफाई करो, इज इक्वल टू -x प्लस 85/14 प्लस 65/14 के -6 के -4 इक्वल टू 0। अब मैं x को राइट हैंड पे लिए जा रहा हूं, तो x इक्वल टू ये इसके साथ, तो 85 -56 29, तो 29/14। ठीक है, और ये हो गया 84 -65 -19/14 की। चेक करेंगे लास्ट में। ओहो सॉरी, चलिए ये रहा। ठीक, बस बच्चे आ गई वैल्यू, आंसर लिखो। आंसर x इक्वल टू 29 -19 के अपॉन 14, y इज इक्वल टू ऊपर लिखा हुआ है 17 +13 के अपॉन 14, और z इक्वल टू k। अब बेटा चेक करना है मैं रफ में। ठीक, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं, हम सही है गलत है, कोई एक इक्वेशन उठा दो। चलो ये उठा ली मैंने, 3x माइनस, या पहली वाली ले लो, 2x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 9। 2x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 9। 2x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू, देखते हैं 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने क्या किया, के की जगह मैंने 1 ले लिया, अपनी मर्जी। तो ये हो गया 2 × 29 - 19, 10/14 प्लस 4 के 1 है 30/14 माइनस जेड की जगह 1। सिंप्लीफाई करो, 20/14 प्लस 120/14 -1, यानी 139/14। कहीं कुछ मिस्टेक हुई, ओ सॉरी, ये तो एलसीएम लोगे, 139 थोड़ा होगा, 140 -14 होगा यार। 126/14, आई थिंक 9 होता है, यानी हम सही है, आंसर इज राइट। क्लियर, चलिए तीसरा केस लेते हैं। जरा मुझे देखने दो कौन सा क्वेश्चन लेना है, इनकॉन्सिस्टेंट का ले लेता हूं। सॉल्व सॉल्व x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 1, कॉमा 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू -2, कॉमा 3x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3, कॉमा y प्लस z इक्वल टू 0। चलिए, 4 इक्वेशन हैं। गिवन इक्वेशंस आर x, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 1, 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू -2, 3x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3,
3x plus 2y plus 2z equal to 3। और तीसरा है 0x plus y plus z equals to 0। देखिए द मैट्रिक्स फॉर्म ax equals to b is, चलिए साहब, 1 2 3 0 2 1 2 1 2 1 2 1 x y z is equals to 1 minus 2 3 0। देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, ए में हमने B को ऑगमेंट कर दिया, तो यहां पे हो जाएगा हमारा C इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 1 2 1 2 1 2 1। एक चीज का विशेष ख्याल रहे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मत यूज कर देना, बता रहा हूं मैं, ये टीचर सीधे 0 करेगा। चलिए, तो पहला ऑपरेशन बेटे A11 के नीचे 0 करना है हमको, यानी A11 के नीचे 0 करना है, तो लिखो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। इजिली हो जाना चाहिए, ठीक है। पहली रो 1 2 2 1, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। अगला ऑपरेशन R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1, तो 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 3 माइनस 6, और ये तो ऑलरेडी 0 था ही, 0 1 1 0। अब आपने क्या करना है बेटे, A22 के नीचे 0 करना होता है, लेकिन यहाँ पे A22 देखो -3 है, तो हम R1 R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे। हमने क्या किया, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 2 1 0 1 1 0 0 -4 -4 -6 0 -3 -3 -4। चलिए ऑपरेशन लिख दीजिए। ऑपरेशन क्या लिखने हैं, R3, अब आपको इसके नीचे 0 करना है ना, तो R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 4R2, अब R2 की हेल्प लेनी है। चलिए 1 2 2 डॉटेड लाइन 1 0 1 1 0 0 0 0 -6। अब R4 की बारी आई, R4 इज इक्वल टू R4 प्लस 3R2, तो हो गया 0 0 0 -4। अभी भी इक्वलेंट फॉर्म नहीं बना बेटे, देखो यहाँ पे 0 कितने हैं, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 3 0, यानी अब आपको इस -6 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना है, ठीक है। इक्वलेंट फॉर्म में 0 की संख्या बढ़नी चाहिए ना, तो अब आपने ऑपरेशन लिख दिया, सिर्फ ऑपरेशन लिखना है, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 4/6 R, सॉरी R4 इक्वल टू R4 माइनस 4/6 R3, क्योंकि बाकी तो 0 है ही है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, मैं चाह नहीं रहा कि अगले पेज में ले जाऊं, 1 0 0 0 2
1 0 0 2 1 0 0 डॉटेड लाइन 1 0 -6 0। यस, काम हो गया हमारा। अब देखिए बेटे, सी की रैंक कितनी है? सी में एक नॉन जीरो, दूसरी रो नॉन जीरो, तीसरी रो नॉन जीरो, यहाँ पे -6 है ना, तो रैंक ऑफ सी कितनी आई? हियर रैंक ऑफ सी कितनी आई? 3। एंड अब बारी आई ए की रैंक की, तो डॉटेड लाइन के इधर देखो, सिर्फ डॉटेड लाइन के इधर, पहली नॉन जीरो, दूसरी नॉन जीरो, तीसरी रो जीरो, चौथी रो जीरो, तो ए की रैंक कितनी आ गई? 2। एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ये लो साथ, दोनों रैंक अलग अलग है, बस आपको लिख देनी है, सिंस रैंक ऑफ ए is not equal to rank of C, hence system is inconsistent, that is no solution exist। चलिए, अब आप इस टाइप के बेसिक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें लैम्डा म्यू की वैल्यू निकलवाते हैं, मैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए इतना ही पर्याप्त है, अभी आप इसका रिवीजन करिए। ठीक, ऑल द बेस्ट बच्चों।